क्या बाहुबली प्रभास के लिए एक लॉटरी थी? पहले ही दिन 100 करोड़ कमाने के बाद इसकी मूवीज फिर भी फ्लॉप हो रही हैं। ये एक्टर अच्छा नहीं है, कहानी अच्छी नहीं मिल रही इसे, या फिर कोई डायरेक्टर इसे अच्छा नहीं मिल रहा। कहानी क्या है आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। बाहुबली 2 2017 के अंदर आई थी। उसके बाद प्रभास 2 साल का गैप लेते हैं और 2019 में आते हैं ये अपनी साहो लेकर। साहो एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही है क्योंकि इसका बजट 350 करोड़ था और इसने 450 करोड़ कमा लिए थे। लेकिन क्या मूवी अच्छी थी? नहीं, मूवी कभी भी अच्छी नहीं गिनी गई क्योंकि ये लोग साहो को सस्पेंस थ्रिलर बनाना चाहते थे, जिसके चक्कर में मूवी का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि हमें आखिर तक ये पता नहीं चलता कि प्रभास पुलिस वाला है, ये चोर है, या फिर माफिया का किंग है, या फिर एक आम सा लड़का है जो इन सारी गैंग्स में फंस चुका है। इसके अलावा इन्होंने श्रद्धा कपूर को भी ले लिया था बॉलीवुड में, यानी बॉलीवुड और साउथ दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बन गई थी। और ऊपर से ये बाहुबली के बाद प्रभास की पहली मूवी थी, तो इससे लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि शायद प्रभास के लिए बाहुबली एक लॉटरी का काम करती है। जैसे कैसे मूवी ने 450 कमा लिया और ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन गई। इसके बाद प्रभास ने फिर से 3 साल का गैप लिया और वो लेकर आया अपनी राधे श्याम। ये एक रोमांटिक मूवी होने वाली थी जिसकी मेन लीड में प्रभास के साथ थी राधिका आप्टे। अगर मूवी की कहानी को समझने जाएं, सुनने जाएं, तो ये एक अच्छी कहानी थी प्रभास के लिए क्योंकि इसके अंदर प्रभास के पास एक छोटी सी पावर दिखाई गई है कि वो फ्यूचर बता सकता है कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, या फिर उसकी मौत किस तरह होगी, या फिर उनकी जिंदगी में लड़की है या नहीं। और ऊपर से थ्रिल बात ये थी कि इसको खुद को लड़की नहीं मिलनी थी क्योंकि जिस दिन इसको किसी लड़की से प्यार हो गया वो लड़की मर जाएगी, और ऐसा ही होता है, इसको लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की मर जाती है। कहानी अच्छी है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन और इसकी जितनी भी कास्ट थी मेरे ख्याल से परफेक्ट नहीं थी, या फिर ये मूवी शायद प्रभास के लिए बनी ही नहीं थी। और इसका नुकसान ये होता है कि ये मूवी 350 करोड़ में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ कमाए और ये एक फ्लॉप साबित हुई। इसके अगले ही साल 2023 के अंदर ये आदिपुरुष को लेकर आए। आदिपुरुष कैसी मूवी थी इसे छोड़ दे जाने देते हैं, लेकिन आप एक बात ये समझो कि आप एक स्टार के पास जाते हो और एक स्क्रिप्ट लेकर जाते हो जो कि रामायण पर बेस होगी, जो कि हिंदू मैथोलॉजी में सबसे ऊपर रखी जाती है। अगर उस पर कोई मूवी बनानी है, राम का सीता का कैरेक्टर है इसमें, तो तुम वो मूवी क्यों नहीं करोगे? और कहानी भी ऐसी है कि हर बंदा जानता है कि इसमें क्या हुआ था, कैसे कैसे थे, हर कैरेक्टर के बारे में सभी लोग जानते हैं जितने भी हिंदूज थे। लेकिन बात आती है इसकी एग्जीक्यूशन पर, इसके वीएफएक्स पर, क्योंकि ये तो माननी पड़ेगी कि ये मूवी बॉलीवुड की पहली उन मूवीज में से है जिन्होंने वीएफएक्स का यूज किया था। अब वो किस तरह किया था, कैसे किया था, या फिर मूवी की एग्जीक्यूशन कैसी थी, ये सारा काम या तो फिर वीएफएक्स आर्टिस्ट पर था या फिर डायरेक्टर पर था। प्रभास एज अ एक्टर एक अच्छी स्क्रिप्ट पर ही गए थे और जिस तरह से डायरेक्टर उनसे एक्टिंग करवा रहा था वो कर रहे थे। और मुझे लगता है कि राम के लिए प्रभास जैसी पर्सनैलिटी एकदम परफेक्ट थी। ये मूवी पिटी है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर की नाकामी की वजह से, जिसका खामियाजा प्रभास ने अपने साथ लिया था, ये बात भी हम मानेंगे। और ये स्टार की एक खूबी होती है कि अगर कोई मसला हो रहा है, अगर कोई मूवी नहीं चल रही, तो वो अपने साथ ले सकते हैं। आदिपुरुष के पिट जाने के बाद प्रभास को ये बात का यकीन हो गया था कि मुझे अब फिर से कमबैक की जरूरत है। तो इसकी जिंदगी में आते हैं प्रशांत नील। उन्होंने इन्हें ऑफर की सालार। सालार एक ऐसी मूवी थी जिसमें हम फिर से एक एम्पायर के बारे में जानते हैं और वहां पर बैठा हुआ बादशाह, वहां पर किंग किस तरह का होता है, वो अंदर बैठकर पूरी दुनिया को चला रहा है, इसके पास सोना है, ये सारी चीजें लोगों को कंफ्यूज तो कर रही थी। लेकिन उस फिल्म की एग्जीक्यूशन ऐसी थी और प्रशांत नील जानते थे कि प्रभास को किस तरह से प्रेजेंट करना है और कितने बड़े स्टार की एंट्री कैसे करानी है। ये सारी चीजें प्रभास के फैंस के लिए एक सरप्राइज थी। और वो मूवी जो कि 400 करोड़ में बनी हुई थी और उसने 618 करोड़ कमाए थे, उसका पार्ट 2 भी आना है। मुझे लगता है कि प्रभास के पास ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनकी एग्जीक्यूशन अगर अच्छी हो जाती तो इसकी एक मूवी भी फ्लॉप नहीं जाती। आदिपुरुष के पिट जाने के बाद प्रभास के अंदर एक चीज तो थी कि वो अपनी हिंदू मैथोलॉजी पर कोई ऐसी मूवी बनाएगा जिसकी अगर एग्जीक्यूशन अच्छी होगी तो उन्हें पता होगा कि ये मूवी कितना कमा सकती है और प्रभास के स्टारडम को एकदम फिर से ऊपर लेकर जा सकती है।
तो इन्होंने फिर की 2024 के अंदर कल्कि एक ऐसी मूवी थी जो कि फ्यूचर में बेस्ड थी और इसके फर्स्ट हाफ में हम प्रभास के कैरेक्टर को एक बंटी हंटर का रोल करते हुए देखते हैं। फिर से फैंस को एक डिसअपॉइंटमेंट महसूस करा रहा था। जैसे ही इसका क्लाइमैक्स शुरू होता है और प्रभास का हमें पता चलता है कि इसके अंदर किस तरह की पावर्स हैं और फिर जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया था, मुझे बाहुबली याद आ रही थी कि इस बंदे की एग्जीक्यूशन इस तरह से करी जाए तो ये कितना बड़ा स्टार है, हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कल्कि के लास्ट के अंदर प्रभास ने जिस तरह से एक्टिंग करी थी वो इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपके जहन से निकाल देती है और आप एकदम से हुक हो जाते हो। और इस वजह से ये मूवी 600 करोड़ में बनी थी और इसने 1100 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड। अब 2026 के जनवरी के अंदर हमने प्रभास को राजा साहब मूवी के अंदर देखा है। राजा साहब की अगर स्टोरी को देखें, एक ऐसा घर जिसके अंदर एक बंदा फंसा हुआ है और उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो उसके अंदर मॉन्स्टर्स बना सकता है, सुनामी ला सकता है, रेत के तूफान ला सकता है। अगर इस स्टोरी को आप देखने जाएं तो ये एक इंटरेस्टिंग मूवी थी। अगर ये मूवी संजय दत्त वर्सेस प्रभास के बारे में होती तो एक ब्लॉकबस्टर निकलती, लेकिन फिर यहाँ पर डायरेक्टर और स्टोरी टेलिंग इतनी वीक थी कि इन्होंने पूरी मूवी के अंदर प्रभास को एक जोकर की तरह पेश किया है, क्योंकि वो एक लड़की से दूसरी की तरफ, दूसरी से तीसरी की तरफ बगैर किसी वजह के, एक लड़की उसे पैसे देती है उसके दादा को ढूंढने के लिए, वो वही पैसे दूसरी लड़की को दे देता है। क्या ही हो रहा था मूवी के अंदर, वाकई में लग रहा था कि प्रभास को एक जोकर की तरह पेश किया जा रहा है। जैसे ही इसका सेकंड हाफ आता है, संजय दत्त वर्सेस प्रभास वाली स्टोरी शुरू होती है। फिर से प्रभास एक बार अपने ओरिजिनल स्टारडम के अंदर आते हैं। वो दिखाते हैं कि अगर उनको इस तरह से इस मूवी के अंदर पेश किया जाता तो मूवी कुछ और होती, कहानी कुछ और होती और वो मूवी कितना ज्यादा कमा सकती थी। फिर भी मूवी 400 करोड़ में बनी थी और पहले ही दिन इसने 112 करोड़ कमा लिए थे। फिर भी बाहुबली के बाद प्रभास ने सिर्फ 2 मूवीज ही फ्लॉप दी, राधे श्याम और आदि पुरुष। ये मूवीज भी अपना बजट रिकवर कर गई थी, क्योंकि इनको जब OTT पर रिलीज किया गया तो इनको उतने पैसे मिल गए थे कि जितने में मूवीज बनी थी। देखो, समझने की ये बात है कि प्रभास बुरे एक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी पहली बात यह है कि टीम बदलनी है, कि किन के साथ काम करना है, कैसी मूवीज में काम करना है। ये चीजें प्रभास के लिए अब फ्यूचर में मैटर करती हैं। दूसरी बात यह है कि हमें ये बात भी माननी पड़ेगी, अब जितना भी बड़ा स्टार हो वो बूढ़ा हो रहा है और जब एज बढ़ती है तो हर किसी के लिए सेम नहीं होती। आप शाहरुख खान को देख लो और सलमान खान को देख लो, इन दोनों की भी एज बढ़ी है, दोनों में फर्क नजर आता है। तो इसी तरह प्रभास में भी आपको फर्क नजर आएगा और जैसे ही उस पे चेहरे पर VFX का काम किया जाता है, मेरे ख्याल से वो टीम भी अच्छा काम नहीं कर पा रही। अब इसके अंदर इंटरनल कोई पॉलिटिक्स है कि प्रभास को अच्छी टीम्स नहीं मिल रही, या फिर प्रभास की खुद की चॉइस है, या फिर इसकी PR टीम का, तो अब ये चीज़ें अंदर की हम नहीं जानते। लेकिन इनको इस चीज़ पर काम करना है कि प्रभास किन लोगों के साथ और किस तरह की मूवीज में काम करेगा। ये थे मेरे ओपिनियन प्रभास की टाइमलाइन को लेकर। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर कुछ भी देखकर या सुनकर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।